जी, इसको रखते हैं। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले थे, आपके हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किस तरीके से होता है स्पेसिफिकली उसके रिलेटेड। ठीक है, ये भी हमें किया। ठीक है। ठीक है, तो हमें स्पेसिफिकली क्या करना है, वी नीड टू अप्लाई दिस एमएलपी टू दी बोस्टन डेटा सेट। बोस्टन डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करना था। आई थिंक मैंने आप लोगों को इनिशियल लेवल का अप्लाई भी करके भेजा भी था, एंड होप यू गाइस हैव आल्सो डन द सेम थिंग। आई जस्ट टेकिंग दिस कोड टू दी, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इस कोड को, तो सारे के सारे लाइब्रेरीज सारे इंपोर्ट करेंगे। स्केल आर लगेगा, डेंट स्पीड लगेगा लगेगा टेंसर फ्लो लगेगा, टेंसर फ्लो में से सीक्वेंशियल लगेगा मॉडल बिल्ड करने के लिए, डेंस लेयर ऐड करने के लिए डेंस लगेगा, एंड एमएल का है आपके रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, तो ये हमारे क्या रहेंगे, इवोल्यूशन स्कोर रहेंगे, एंड ये प्लॉटिंग के लिए हम ये चीज क्या करेंगे, सिंपली तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद वी नो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हाँ, स्पेसिफिकली मुझे डेटा लगेगा यहाँ पे मतलब मेरे क्लाउड के ऊपर अभी है क्या अवेलेबल, बोस्टन डेटा सेट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नहीं रहेगा बोस्टन डेटा सेट। तुमको इफ यू आर वर्किंग लाइक दिस देन तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट क्या था, बोस्टन इधर नहीं है, बोस्टन इसको डायरेक्टली उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, या यहाँ से तुम अपलोड करके उस पाथ में जाके वो सारी चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऑप्शन चल जाएगा। ठीक है, तो ये बोस्टन डेटा सेट आ गया, इसको हम रन करते हैं। तो स्पेसिफिकली अब हमें क्या मिलेगा, हमारा डेटा सेट जिसके मैंने सिर्फ 2 रोज रीड किए हैं बोस्टन की, वो 2 रोज मुझे यहाँ पे देखने को मिले। पीडीए वगैरह की जरूरत वैसे है नहीं हमें अभी के लिए, बिकॉज डेटा सेट इज प्रीटी मच क्लीन, बट स्टिल यू कैन अप्लाई एंड चेक की इनको क्या है स्पेसिफिकली इसका। उसके बाद हम आइडियली जो करते हैं आपका, दैट इज द फीचर स्केलिंग, क्योंकि जब भी डीप लर्निंग के लिए जाओगे विल बी यूजिंग दिस फीचर स्केलिंग। ठीक है, ठीक है, तो फीचर स्केलिंग करना है। फीचर स्केलिंग के लिए हमें 2 चीजें चाहिए थी, मतलब 2 तरीके से तुम कर सकते हो, आइदर यू कैन डू विद द नॉर्मलाइजेशन एंड और यू कैन डू विद द स्टैंडर्डाइजेशन। दोनों में से एक तुम स्पेसिफिकली कर सकते हो, तो हम यू कैन यूज आइदर वन ऑफ देम। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, आपका स्टैंडर्डाइजेशन यूज किया है। तो स्टैंडर्डाइजेशन, आई एम ऑडिबल? यस सर। क्या कर रहा हूँ समझ रहा है ना? हम सिर्फ बोस्टन डेटा सेट के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, आपका एमएलपी अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले डेटा को हम नॉर्मलाइज करेंगे, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो एज यूजुअल एक्स एंड वाई में उसको सेग्रीगेट कर लिया, स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने। फिर ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये हमें क्या देता है, अरे देता है। उस अरे को हमने डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया। डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उस अरे में कॉलम के नाम नहीं होंगे, तो उसको अरे को कॉलम के नाम हम कहाँ से उठाएंगे, एक्स डॉट कॉलम जो भी रहेगा हमारा, उसमें जो कॉलम के नाम होंगे वो कॉलम के नाम तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी मेरा पूरा डेटा था वो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा स्केल हो गया। ठीक है, ये पूरा डेटा हमने स्केल किया है ना। ठीक है गाइस, मतलब एक चीज यहाँ पे दिमाग में रखो कि डेटा स्केलिंग जो है, लेट सपोज आपको अगर अलग अलग डेटा मिला है,
कैसे है? एक्सट्रेन अलग है एंड एक्सटेस्ट अलग है, पहले से ही अलग है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक कंसेप्ट, क्या था वो कंसेप्ट? क्यों डेटा को पहले स्प्लिट करना है मॉडल बिल्डिंग के? वैलिडेशन के लिए। क्या क्या? वैलिडेशन नो नो, डेटा को कभी कभी split- हाँ यस, कभी कभी क्लाइंट यस। तो स्पेसिफिकली डेटा मॉडल का प्री प्रोसेसिंग करने से पहले ही, मतलब नॉट मॉडल बिल्डिंग, प्री प्रोसेसिंग करने से पहले ही तुमको क्या करना है? डेटा को स्प्लिट करवा के लेना है, ठीक है? मतलब पहला जो स्टेप रहेगा, डेटा जैसे आ गया इमीडिएटली क्या करोगे? उसको इनको विनको डिस्क्राइब डिस्क्राइब कुछ नहीं चेक करोगे, पहले क्या करोगे? उसको स्प्लिट करोगे। क्यों? बिकॉज टू अवॉइड द कंसेप्ट ऑफ डेटा लीकेज, ठीक है? तो डेटा लीकेज का कंसेप्ट करने के लिए ये चीज करनी पड़ती है। तो स्पेसिफिकली उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारे पास जो डेटा रहेगा ना एक्सट्रेन एक्सट्रेन का, तो वो अलग है, नेक्स्ट टेस्ट का अलग है। अब जब तुम उसके ऊपर न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करने का ट्राई करने जाओगे ना गाइस, तब क्या होगा? तुम जो अप्लाई करोगे वो किसके ऊपर अप्लाई करोगे? अभी स्टैंडर्डाइजेशन किसके ऊपर अप्लाई करोगे? सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करोगे, ठीक है? ये चीज थोड़ा ध्यान से समझ लो। जब भी तुम वो चीज करोगे, व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन द ट्रेनिंग डेटा, ठीक है? तुम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, ठीक है? ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे? स्केलिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है? एंड उसके ऊपर हम क्या करेंगे? आपका मॉडल को बिल्ड करेंगे, ठीक है? ये चीज समझ लो। तो जो मॉडल बिल्ड हुआ है वो एक्चुअल डेटा के ऊपर बिल्ड हुआ है क्या? नहीं, वो किसके ऊपर बिल्ड हुआ है मॉडल तुम्हारा? स्केल्ड डेटा के ऊपर, स्केल वाले डेटा के ऊपर बिल्ड हुआ है। तो जब तुम इस मॉडल की टेस्टिंग करोगे, तो टेस्टिंग डेटा तुम एज इट इज इसको पास करोगे क्या? एज इट इज टेस्टिंग डेटा इसको पास करोगे क्या, टेस्टिंग की एक्यूरेसी चेक करने के लिए? फिर उसको भी स्केलिंग करेंगे। यस, तुम पास कर सकते हो, लेकिन तुमको उतने अच्छे रिजल्ट्स मे नॉट बी, यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स। एक चीज हमेशा पकड़ के चलो, जो ऑपरेशन तुमने ट्रेडिंग डेटा के ऊपर किए, सारे के सारे ऑपरेशन तुमको कहाँ पे करने पड़ते हैं? टेस्टिंग डेटा के ऊपर। इसीलिए ना पाइपलाइन बनाते हैं स्पेसिफिकली। क्या पाइपलाइन बनाते हैं? पाइपलाइन मतलब क्या? हम जो प्रोसेस करेंगे, पहले ईडीए होगा, ईडीए में ये सारे प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस होंगे। एक मिनट, ओके। तो वहां पे स्पेसिफिकली क्या करना है कि ईडीए किया, ईडीए के अंदर तुमने जो कुछ भी स्टेप्स डाला है वो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन, जो भी प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, तो उसकी एक पाइपलाइन बनती है। पाइपलाइन का काम यही होता है कि इनपुट में डेटा लेता है एंड सारे के सारे स्टेप्स अपने आप कर देता है। जो भी प्रोसेस में है वो सारे के सारे क्या करेगा? अपने आप स्पेसिफिकली कर देगा, ठीक है? ये चीज थोड़ा ध्यान से समझ लो। तो सेम पाइपलाइन के लिए सिर्फ अब डेटा कौन सा पास करोगे? टेस्टिंग के लिए। इससे क्या होगा? इससे ये चीज होगी, जो भी ऑपरेशन ट्रेनिंग डेटा के ऊपर परफॉर्म हुए, सारे के सारे सेम ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म होंगे? तुम्हारे टेस्टिंग डेटा के ऊपर तुम्हारे सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है? तो जब भी टेस्टिंग डेटा मॉडल को बिल्ड करने के लिए दोगे, जो स्केलिंग के ऊपर बिल्ड हुआ है, इसको भी तुमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू नीड टू ऐड क्या, तुमको इसका भी स्केलिंग करना पड़ेगा और वही डेटा तुमको मॉडल को इनपुट के लिए देना पड़ेगा, ठीक है? तो अब जो कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली? यहाँ पे हम सारा का सारा एट अ टाइम
पूरे डेटा को ही एक ही साथ क्या कर रहे हैं, स्केल किया। मैंने पूरे एक्स को स्केल किया है, ठीक है, स्प्लिट करके किया नहीं, ये चीज ध्यान से दिमाग में रखो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम लोगों को, हाँ ठीक है, डेटा को स्केल किया, उसके बाद हम डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं स्पेसिफिकली ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के अंदर। ये चीज आप लोगों ने किया है ऑलरेडी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट, आई एम जस्ट रीराइटिंग इट, ये एज अ होमवर्क के लिए बोला था मैंने आपको। ट्रेनिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया स्पेसिफिकली, मतलब जो टोटल मेरा डेटा था, कितना डेटा था, टाटा टाटा टाटा, कितने रोज थे, कितने रो थे टोटल, 506 रोज है, उसमें से कितने लिए हमने, 80% लिए, तो वो तुम्हारे क्या हो गए, तुम्हारे 404 रोज तुम्हारे स्पेसिफिकली है, जिसके ऊपर तुम क्या कर रहे हो अभी, न्यूरल नेटवर्क को क्या करोगे, तो ट्रेन करोगे, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करोगे। उसके बाद आएगा आपका मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग, तो मॉडल ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली क्या करना है तुमको, मॉडल मतलब किसका मॉडल बनाना है तुमको, ये वाला मॉडल की डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क चेक करना है। तो पहले सीक्वेंशियल को इंपोर्ट करो, तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे स्टेप्स बोले थे, मैंने लास्ट में डायरेक्टली ऐड कर दिया था, मतलब यहाँ पे क्या ऐड किया है, दिस इज माय फर्स्ट लेयर, हिडन लेयर है, ठीक है, जिसके अंदर इनपुट कितने आएंगे, 13 है। 13 कहाँ से मिला नंबर मुझे, फीचर्स, फीचर्स कॉलम, जितने कॉलम है मेरे वो कॉलम, ये 13 है, तो यहाँ पे इनपुट डायमेंशन 13 है, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड क्या ऐड किया है, हिडन लेयर ऐड किया है, थर्ड हिडन लेयर ऐड किया है, एंड लास्ट में हमने क्या ऐड किया है, उसमें एक आउटपुट लेयर ऐड किया है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा सर, पहले में 32 है, सेकंड में 16 है, फिर 8 है, ऐसे क्यों है, ऐसे चलेगा क्या कि यहाँ पे 32 और यहाँ पे 64, आइडियली चल जाएगा, वो कुछ एरर वगैरह नहीं थ्रो करेगा, बट देयर इज नो नीड टू डू टू इंक्रीज दी हिडन लेयर्स, ठीक है। क्यों होता है स्पेसिफिकली ऐसे, जब भी आप कोई भी न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करते हो, वो न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करते समय स्पेसिफिकली क्या होता है आपका, फर्स्ट जो हिडन लेयर होता है दैट विल बी कैप्चरिंग मच मोर इनसाइट्स, कैप्चर करता है बहुत सारे इनसाइट, ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा, इसीलिए इसने बहुत सारे इनसाइट अगर कैप्चर कर लिए तो नेक्स्ट लेयर को उतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप कैट डॉग रिकग्निशन का देखोगे, लेट्स सपोज किसी भी आदमी का रिकग्निशन का देखोगे स्पेसिफिकली, ठीक है, तो अगर ये इमेज तुम पास करोगे न्यूरल नेटवर्क को, तो सबसे पहले ये एजेस को डिटेक्ट करता है, क्या, पहले न्यूरल हिडन लेयर में क्या होंगे तुम्हारे सारे के सारे एजेस डिटेक्ट होंगे। देयर इज वन वेरी गुड डायग्राम भी है नेट के ऊपर अवेलेबल, इमेज क्लासिफिकेशन एज डिटेक्शन बाय लेयर। I think we'll be getting some sort of images. कुछ मिलेगा क्या, टिंग टिंग, कहीं पे तो मिल जा, इसमें है क्या, दिख रहा है क्या कहीं पे, ठीक है, I'll add those, ठीक है, मैं ऐड करने का ट्राई करूंगा उसके रिलेटेड।
देर इज वन वेरी गुड डायग्राम। इस तरीके से होता है स्पेसिफिकली वो, कि हर एक एज, वो पहला जो हिडन लेयर होता है वो स्पेसिफिकली क्या करेगा, सारे के सारे एजेस को डिटेक्ट करेगा, और बाद में सिर्फ ये देखो यहाँ पे भी तुमको इस तरीके से, मतलब नॉट 100% बट थोड़ा बहुत चीज तो क्लियर हो रही है। यहाँ पे तो डायरेक्टली कट किया है, बट स्पेसिफिकली इतना बड़ा फेस नहीं होगा, एजेस जाएंगे तुम्हारे स्पेसिफिकली, ठीक है। तो हर एक फर्स्ट लेयर में तुम्हारे एजेस जाएंगे। सेकेंड लेयर जो होता है, ये देखो यहाँ पे भी चीजें थोड़ी सी दिखेंगी, मतलब ये डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन के बाद ये वाला है, बट इट इज लिटिल बिट हायर वर्जन, विल बी गेटिंग, ठीक है छोड़ दो, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कहने का यही तरीका है मेरा, कि हर एक क्या करेगा तुम्हारा, साइड से, फ्रंट से, टॉप से, बॉटम से इमेज को एनालाइज करके इमेज की हर एक क्या की जाएगी, एज डिटेक्ट की जाएगी। एंड जैसे जैसे वो नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क को चलता चला जाएगा, उस हिसाब से क्या होगा, आपका इमेज की जो क्लैरिटी है, मल्टीपल पार्ट्स पकड़ सकते हो, जोड़ के एक अच्छी वाली इमेज क्या कर सकता है, जनरेट कैटेगराइज कर सकता है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक हिडन लेयर में एंड सेकंड हिडन सक्सेसिव हिडन लेयर में जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हो पहले हिडन लेयर से क्या होते हैं आपके, कम होते हैं, ठीक है। देयर इज नो नीड टू पुट सच लॉट्स ऑफ न्यू नंबर्स ऑफ न्यूरॉन इन द हिडन लेयर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, क्या बोला मैंने अभी? एनी डाउट इन दिस? यस। हेलो, अरे है क्या कोई? हेलो सर। यस सर, यस। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कुछ है क्या डाउट उसमें? जो मैंने अभी बोला वो समझ में आया क्या? मतलब वो DCNN में होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने तुम लोगों को क्यों बताया अभी, क्योंकि जो नेटवर्क यहाँ पे पेस्ट किया नहीं क्या, जो नेटवर्क मैंने बनाया है यहाँ पे जो तुमको दिया था, इस नेटवर्क के अंदर जो स्पेसिफिक हमने बनाया है कि पहले हिडन लेयर में 32, फिर 16, फिर 8, ये वाला जो पार्ट स्पेसिफिकली, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दिया है। तो सपोज इफ समवन आस्क यू कि भाई इज इट पॉसिबल टू टेक नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 16 पहले लेयर में, 32 दूसरे लेयर में, चलेगा, बट एक लेयर, फर्स्ट लेयर जो होगा वो बहुत सारा काम करवा के देगा हमें, बहुत एजेस फाइंड आउट करके देगा, इसीलिए सेकंड लेयर में उतनी जरूरत न्यूरॉन की नहीं रहेगी। हाँ, एक तो ये मतलब ये होगा एक एस्पेक्ट उसको देखने का, दूसरा एस्पेक्ट यही है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली डिसाइड हाउ मच number of neurons we can take in each hidden layer, so that is also become your hyper parameter, वो तो hyper parameter का ही पार्ट तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉडल क्रिएट किया, उसकी समरी भी है कि कितने, कोई बता सकता है कि इसके अंदर अभी कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स आएंगे? फर्स्ट लेयर, इनपुट लेयर टू फर्स्ट हिडन लेयर में कितने आएंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? 13 into 32 plus हम्म 32 हम्म हम्म plus 32 by 32 प्लस 32 बायस, ये क्या रहेंगे तुम्हारे? फर्स्ट लेयर। विथ लेयर के फर्स्ट हाँ, लेयर के इनपुट लेयर से फर्स्ट लेयर से फर्स्ट हिडन के लिए, प्लस उसके बाद आगे कितने होंगे? 32 into 30 16 plus 16 32 into 60 32 into 16 plus 16 plus plus 16, okay, then 16 into 8 16 plus into 8 8 plus 16 into 8 plus 8 8 bias, okay, 8 into 1 8 plus into 1 1 plus 1 8 into 1 plus plus 1 1, कितने रहेंगे? training कितने टोटल? टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने रहेंगे हमारे? 1 2 1121, 1121 टोटल पैरामीटर्स रहेंगे। तो जब हम मॉडल डॉट समरी रन करेंगे, तो पहले वही रन करके चेक करते हैं,
कंट्रोल एक्स मॉडल डॉट समरी। तो कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स मिलने चाहिए मुझे? टोटल पैरामीटर्स 1 1 2 1 आ गए? क्लियर है? मतलब प्रोसेस Yes, क्लियर sir. होना, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनेबल पैरामीटर्स हर बार हमें निकालने हैं, तो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू ऑल किस तरीके से हम हर एक लेयर में पैरामीटर्स निकाल रहे हैं। उसके बाद हमने मॉडल को क्या किया, कंपाइल किया, जहां पे हम मीन्स और एरर ले रहे हैं, ऑप्टिमाइजर डायरेक्टली एडम पास किया मैंने, एंड मैट्रिक्स हम मीन एब्सोल्यूट एरर ले रहे हैं, और मॉडल को हम फिट कर रहे हैं। इपॉक्स डायरेक्टली 100 पास कर सकते हो, मैंने तुमको बोला था कि स्टार्टिंग में क्या पास करो, 10 पास करो, 10 के ऊपर चेक करो, उसके बाद यू कैन डू द सेम थिंग। जैसे मशीन लर्निंग के अंदर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग होता है, तो डीप लर्निंग के अंदर 3 हिस्सों में चीजें होती हैं स्पेसिफिकली, ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन ऐसे होता है स्पेसिफिकली। तो ये जो डेटा तुम पास करते हो ना, वैलिडेशन स्प्लिट स्पेसिफिकली, ये क्या होता है तुम्हारा वैलिडेशन स्प्लिट? तुम वैलिडेशन स्प्लिट अगर 0.2 डालते हो, इसका मतलब ये होता है जो ट्रेनिंग का डेटा है, कितना है वो ट्रेनिंग का डेटा? 404। इससे 20% डेटा किस में चला जाएगा तुम्हारा? वैलिडेशन। वैलिडेशन में। तो तुम्हारा एक्चुअल डेटा कितने डेटा के ऊपर ट्रेनिंग होगा? लेट्स सपोज 400 पकड़ के चलो, तो कितने डेटा के ऊपर ट्रेन होगा? 320 डेटा के ऊपर ही ट्रेनिंग होगा। बचे हुए जो तुम्हारे हैं वो किस में चले जाएंगे? 80 किस में चले जाएंगे तुम्हारे? वैलिडेशन के लिए चले जाएंगे। ठीक है, वैलिडेशन के लिए वो चीज चली जाएगी। तो यहाँ पे विल बी जस्ट रनिंग, इट विल बी डूइंग द। अब यहाँ पे 21 क्यों आया है इपॉक में? रिपोर्ट का जो बैच साइज दिया है ना 16, तो उसमें डिवाइड किया होगा सबको, तो 21 की बैच बनी। ओके, मतलब अब देखो, अगर ऐसी बात है तो 404 लेना पड़ेगा ना मुझे, करेक्ट? 404 डिवाइडेड बाय कितना? 16 बोल रहे हो? यस सर। देखो कितना आ रहा है, ये 25 आ रहा है, इट इज नॉट 21। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है? वैलिडेशन स्प्लिट डाला है। अगर तुम ये वैलिडेशन स्प्लिट को निकाल दोगे, कंट्रोल एक्स करता हूं मैं, एंड अब जब रन करता हूं, अब देखो अब कितना आया ये? 26। 26 क्यों आया है? क्योंकि टोटल डेटा 25 125 में 16 से हमने डिवाइड किया, 25.5 मतलब तुम्हारा कितना? 26 26। समझ में आ रहा है ना चीजें? ठीक है, वैलिडेशन सर ये मिनी बैच Yes, है sir. क्या? सॉरी, ये मिनी बैच जैसे काम कर रहा है क्या? मतलब ये वेट्स अपडेट हो रहे हैं कि ये? वेट्स अपडेट हो रहे हैं क्या? व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? व्हाट डज दिस, इसका आउटपुट क्या मिलता है? मतलब जब हम ये चीज करते हैं स्पेसिफिकली, तब क्या होता है प्रोसेस? क्या होता होगा प्रोसेस? मॉडल बिल्डिंग फाइंड आउट करता है। मॉडल बिल्डिंग है, इट इज फाइन, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा मॉडल बिल्ड हो रहा है, दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइजर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इसका मतलब स्पेसिफिकली क्या होगा? इस सारे प्रोसेस में तुम्हारे सारे वेट्स एंड बायसेस सारे अपडेट होके क्या होता होगा तुमको फाइनल। और यहाँ पे तुमको पता भी चलेगा, देखो पहले इटरेशन जो है तुम्हारा इपॉक 1 जो है, इसलिए मैंने बोला था कि जस्ट पहले 1 इपॉक डाल के देखो, एक ही इपॉक डालोगे तो क्या होगा? एक ही मिलेगा वर्कर्स। यस, क्या किया है इसने? देखो एरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर एमए कितना है तुम्हारा? 1.5। और तुम्हारा लॉस कितना है? ये वाला। अगर तुम इसको 10 कर देते हो, ठीक है, तो अब देखो, मतलब एक इटरेशन में पहले कितने इपॉक, तुमने कितने इपॉक पास किया? एक इपॉक में ही तुमने पूरा का पूरा डेटा पास किया, करेक्ट? यस यस। अब तुमने क्या किया है स्पेसिफिकली? अब तुमने 10 इपॉक लिए, तो तुम्हारा जो डेटा पास हुआ है वो कितने बार पास हुआ है? 10 10 times तुम्हारा 10 टाइम्स पास हुआ है, ठीक है। तो 10 टाइम जब इपॉक पास हो रहा है तुम्हारा, तो यू विल बी सीइंग दिस सॉर्ट ऑफ एब्सोल्यूट एरर कि 1.6 है। और मतलब
ये देखो यहाँ पे देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है स्पेसिफिकली कम हुआ है, लेकिन फिर से क्या हुआ है, थोड़ा सा बढ़ भी गया है। लॉस थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एमए थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अगर तुम इपॉक की वैलिडेशन बढ़ा दोगे तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा स्पेसिफिकली, विल बी सीइंग 1.4, 1.3, 1.2। लॉस मिनिमाइज होगा सर। लॉस तुम्हारा स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, जितने ज्यादा इपॉक होंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न करेगा, और उतने ज्यादा अच्छे तरीके से तुमको क्या मिलेंगे, इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सर मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे हाँ बोलो। यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे थे। यस, ओके। अगर तुम यहाँ पे बैच साइज डायरेक्टली मैं पास करता हूं, कितना है हमारा टोटल नंबर, 404 है ना, 404। बैच साइज कितनी पास किया मैंने, और सर 404। अब क्या होता है, लेट्स चेक इट। किधर गया, अब देखो अब क्या हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, एक इपॉक में क्या हो रहा है, एक इपॉक में क्या हो रहा है, एक ही बार में पूरे एक ही सैंपल बार जा रहे एक ही इपॉक में अच्छे रिजल्ट आ गए सर। आ गया अच्छे रिजल्ट, कहाँ पे दिख रहा है, रिजल्ट कितना है तुम्हारा, 1.2 है, 1.2 है। ऐसे कितनी बार हो रहा होगा ये, होगा क्या? 404 तो नो 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 नो, इपॉक कितने 100 दिए हैं, टाइम्स इपॉक कितने दिए हैं तुमने, 100 100 इपॉक दिए हैं तुमने। ठीक है, यू आर गिविंग द 100 इपॉक, तो 100 इपॉक तुम दे रहे हो, उस हिसाब से तुमको क्या मिलेगा, डायरेक्टली रिजल्ट देखने को मिलेगा। देयर इज नो सच सेपरेट पैरामीटर जहां पे तुमको क्या होगा, बैच अप्लाई करो, मिनी बैच अप्लाई करो, ये वाला सेपरेट चीज तुमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहीं पे जो दिस इज द ओनली पैरामीटर जहां पे क्या होगा, आई जस्ट इसको शिफ्ट टैब करके देखते हैं इसके अंदर। सपोज यहाँ पे सर ऑप्टिमाइजर एसजीडी यूज किया तो वहां पे जितने रोज है उतने बार वो आएगा ना, वेट्स अपडेट हो जाएंगे ना। फिर से एक बार बोलिए। यहाँ पे अब अभी जितने इपॉक्स है उतनी बार वेट्स अपडेट हो रहे हैं। यस जब सपोज हमने स्टोकेस्टिक यूज किया तो जितने नंबर ऑफ रोज है उतनी बार वो वेट्स अपडेट करेंगे। यस यस बाय मतलब बैच साइज तो 1 हो जाएगा। यस। तो स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो भी तुम्हारा देखो, जनरली वी नेवर यूज स्टोकेस्टिक। ठीक है, हम स्टोकेस्टिक कभी भी डीप लर्निंग में डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ पे डेटा छोटा है, इसलिए चीजें चल जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड में डेटा क्या होगा तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा बड़ा रहेगा। लार्ज हाँ, बहुत ही ज्यादा बड़ा रहेगा। उस केस में यू कैन नॉट गो एंड चेक, तुम क्या नहीं कर सकते, एक एक इसको जाके एक एक रो को पास करके यू कैन नॉट चेक द थिंग्स, इट विल टेक टू मच टाइम। और एक चीज तुमने नोटिस की होगी, यहाँ पे पहले ही इपॉक में तुमको क्या मिला था, गुड एक्यूरेसी मिली थी, जो हमको किस में मिली थी, बैच में जब डेटा हमने पास किया, 100 इपॉक हमने पास किया स्पेसिफिकली, वही अगर तुमने पूरा का पूरा डेटा एट अ टाइम पास करके, मतलब 404 रोज की अगर बैच तुम अगर स्पेसिफिकली करोगे, उस केस में तुमको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, विल बी गेटिंग द गुड रिजल्ट्स। क्यों, क्योंकि हमने कल के लेक्चर में एक चीज देखी थी, नेक्स्ट द डे बिफोर यस्टरडे, कि तुम्हारा जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, इसमें से अच्छा कौन है, बैच से भी अच्छे मिल रहे हैं आई डोंट। देखो इसमें दो चीजें मैंने तुम लोगों को बोली थी। एक था फर्स्ट थिंग कि तुमको क्या चाहिए, अगर तुमको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो वो किससे मिलेंगे, एसजीडी बैच से बैच बैच से, से मिले। बैच से तुमको मिलेंगे। ठीक है, एंड तुमको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए जो जल्दी कन्वर्ज हो जाए, ये बोला था मैंने, वर्ड था हमारा जल्दी कन्वर्ज हो जाए,
कन्वर्ज हो जाए मतलब क्या है, जब तुम एक एक रो पास करते हो तो वो हर एक चीज को बारीकी से देख के उसके हिडन पैटर्न अच्छी तरीके से क्या करता है, एनालाइज करके तुमको रिजल्ट्स आउटपुट में दे देगा। ठीक है, इसीलिए एसजीडी जो है स्पेसिफिकली वो जल्दी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। हो सकता है कि बैच में जो काम 100 इपॉक में तुमको मिल रहा है, एसजीडी में वो काम 50 इपॉक में भी क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। ध्यान से समझो, दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट ध्यान से समझो कि बैच को जो एक्यूरेसी लाने, जो एरर रिडक्शन लाने के लिए 100 बार रन करना पड़ सकता है, वही वो चीज स्पेसिफिकली तुम्हारे एचजीडी को उतने इपॉक्स की जरूरत लगेगी भी नहीं, क्योंकि उसका जो रेट है अंडरस्टैंडिंग का, हर एक चीज का लर्निंग का, वो स्पेसिफिकली इससे बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए कम इटरेशन के अंदर भी तुम्हारा ये क्या करेगा, एसजीडी यस तुमको जल्दी कन्वर्ज करेगा या तुमको जल्दी रिजल्ट्स आउटपुट में मिल जाएंगे। ठीक है ना, सर तो और एक पूछना था, ये जो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर हमने एडम यूज किया है वो एग्जैक्टली क्या करता है? मतलब ये ग्रेडियंट डिसेंट है वो भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स है और ये एडम जो है वो भी ऑप्टिमाइजर है, तो एग्जैक्टली वो यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑप्टिमाइजर का काम ये होता है तुम्हारा, इट विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट फंक्शन। क्या करता है वो हमेशा तुम्हारा, क्या करता है वो, लॉस फंक्शन रिड्यूस करता है। सॉरी फिर से एक बार बोलो। लॉस फंक्शन रिड्यूस करता है। लॉस फंक्शन वही था, कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करने, हाँ लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन का रिड्यूस करने का काम किसका है, तुम्हारे ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर का स्पेसिफिकली तुम्हारे काम है। ठीक है, आई थिंक मैंने ऑप्टिमाइजर का तुमको ये दिया नहीं क्या नोट्स? दिए हैं सर। दिया है सर। नहीं नो सर, ग्रेडियंट डिसेंट एक्टिवेशन फंक्शंस का दिया है, एडम का नहीं दिया है, इसमें नहीं है। So yesterday optimizer भी नहीं SGD is the optimizer, that is that's the optimizer भी है। fine thing, SGD है तुम्हारा optimizer। Let me check one thing, I have included in that particular segment or not. पढ़ के समझ में आ रहा है क्या कुछ इसको? Yes sir। यस सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखने का ट्राई किया है इसको। ठीक है, ठीक है, I'll send it today, I'll add few things। ठीक है, मैं एक दो चीजें इसमें और ऐड करता हूँ रिलेटेड टू स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइजर। आई थिंक मैंने फिर बना के रखा है, सिर्फ उसको भेजा नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइजर जो कहना था दैट इज द कोर क्रंच है आपका, मतलब जो भी आपका फंक्शन रहेगा, लॉस फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन, उसको ऑप्टिमाइज करना है। मतलब एक चीज पकड़ के चलो, अगर तुमको ग्रेडियंट डिसेंट का वर्किंग पता है, मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहा है तुम्हारा ऑप्टिमाइजर, वही काम करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली तुम्हारा ऑप्टिमाइजर वही काम करेगा। सिर्फ क्या होता है स्पेसिफिकली कि जो एडम ऑप्टिमाइजर है, मतलब जो एचजीडी है तुम्हारा, या फिर बैच है या फिर मिनी बैच है, इसमें ना तुम लर्निंग रेट को चेंज नहीं कर सकते, लर्निंग रेट रिमेन्स सेम। तो कभी कभी क्या होता है, जिस मोमेंटम से तुम हिल से नीचे आ रहे हो स्पेसिफिकली, उस मोमेंटम से क्या नहीं होगा, यू मे गेट एट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम में तुम क्या हो सकते हो, जा सकते हो स्पेसिफिकली। इसीलिए मोमेंटम शुड बी वैरी, लर्निंग रेट जो है तुम्हारा वैरी करते होना चाहिए। अगर वैली से नीचे भी आ रहे हो तो कुछ जगह पे थोड़ा सा स्लोप ज्यादा है तो तुमको धीरे चलना पड़ेगा, अगर स्लोप बहुत कम है, ज्यादा बढ़ गया तो तुम भाग भी सकते हो, इस तरीके से। तो जिस तरीके से तुम्हारा प्रॉब्लम चेंज होगा, उस तरीके से तुम्हारा क्या चेंज होना चाहिए,
लर्निंग रेट। लर्निंग रेट चेंज होना चाहिए। एंड ये जो स्पेसिफिक चीज थी ना, ये स्पेसिफिक चीज किसके अंदर नहीं है, तुम्हारे ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर नहीं है, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट के बाद इमीडिएटली एडम ऑप्टिमाइजर वैसे तो नहीं है, बट उसके बाद यू विल बी फाइंडिंग देयर आर मल्टीपल ऑप्टिमाइजर्स भी हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि उसमें से मोमेंटम करके कंसेप्ट है, उसके बाद एडाग्राड है, आरएमएस प्रॉप करके भी है स्पेसिफिकली। बट इन सब में से इन सब का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन तुम्हारा क्या है, एडम है स्पेसिफिकली। एडम का नाम ही है एडाप्टिव मूवमेंट एस्टिमेशन, ठीक है। एडम जो नाम दिया है स्पेसिफिकली, तो ये यही बताता है, ये एडेप्ट करता है, किसको एडेप्ट करता है, मूवमेंट को, मोमेंटम। यस, एंड उसका एस्टिमेशन, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ये करता है। एडेप्टिव मतलब क्या, ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लर्निंग रेट फॉर ईच पैरामीटर। एंड मूवमेंट एस्टिमेशन का मतलब होता है कि पास्ट ग्रेडियंट कितना था एंड उसका स्पेसिफिकली आगे कैसे आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब हाई लेवल पे यू कैन जस्ट टेल एनीवन दैट कि एडम adapts the learning rate using the movements of the past gradient। पिछला वाला ग्रेडियंट का लर्निंग रेट लेके आगे वाले को वो उस तरीके से क्या करेगा, चेंज करता चलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो एडम मतलब जनरली हमारे पास दो प्रॉब्लम थे पहले इसमें, ग्रेडियंट डिसेंट में जो लर्निंग रेट है वो कभी कभी जब एंड में जाता है इट विल बिकम स्लो स्मॉल, एंड ग्रेडियंट कभी कभी बहुत बड़ा भी हो सकता है। ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है तुम्हारा, डेरिवेटिव, वो कभी कभी बहुत बड़ा हो जाएगा, कभी कभी बहुत छोटा भी हो जाएगा। उसकी वजह से कौन सा प्रॉब्लम आता है, अगर वो बहुत छोटा हो गया तो ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, वैनिशिंग या फिर बहुत बड़ा हो गया तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। तो ये दोनों चीजें इज प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। तो ये दोनों चीजें सॉल्व करने के लिए विल बी हैविंग मोमेंटम। उसको सॉल्व करने के लिए क्या इनकॉर्पोरेट किया गया, मोमेंटम। मोमेंटम इज द वन मोर ऑप्टिमाइजर, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, मोमेंटम में क्या होता है स्पेसिफिकली कि पास्ट ग्रेडियंट की स्पीड ही कंसिडर की जा रही थी, ठीक है। इट विल यूज पास्ट ग्रेडियंट टू गेन द स्पीड। पिछले वाला ग्रेडियंट देखो उसके हिसाब से आगे वाले की स्पीड तुम्हारी एडजस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आरएमएस प्रॉप आया स्पेसिफिकली। आरएमएस प्रॉप में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है कि इट एडजस्टेड लर्निंग रेट यूजिंग द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड ग्रेडियंट। उसमें क्या किया, उसके फॉर्मूले अभी डिटेल में, आई पुट सम सॉर्ट ऑफ नोट्स टुडे इटसेल्फ आफ्टर द लेक्चर कि किस तरीके से करोगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके क्या किया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके क्या गया, मतलब मोमेंटम भी ऐड किया एंड आरएमएस प्रॉप भी ऐड किया, तो हमारा बना एडम। तो एडम का कोर क्रंच ये होता है तुम्हारा कि इसके अंदर यू विल बी हैविंग टू मूविंग एवरेजेस फॉर एवरी पैरामीटर्स। मतलब कोर टेक्निकल में चले जाएंगे अगर हम बहुत मैथमेटिक्स की बात करेंगे। इसमें दो चीजें होती है कि फर्स्ट मोमेंटम एक होता है, सेकंड मोमेंटम एक होता है। फर्स्ट मोमेंटम जो होता है स्पेसिफिकली वो क्या करता है तुम्हारा, इट इज यू कैन से द पिछले वाले जो पास्ट ग्रेडियंट रहेंगे उनका मीन लिया जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड मोमेंटम जो होता है दैट इज द मीन ऑफ स्क्वायर्ड ग्रेडियंट, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये दोनों चीजों का मतलब ये टेक्निकल मैथमेटिकल टर्म्स है, ऐसे बताने से भी डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। आई विल राइट समथिंग फॉर यू। हाँ, इसको तुम अगर कंपेयर कर सकते हो तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि मोमेंटम जो है उसमें एग्जांपल, ठीक है, हाँ ऐसे पकड़ के चलो। मोमेंटम क्या करेगा तुम्हारा कि इट विल रिमेंबर विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, पहले तुम कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है, ये वो ध्यान में रखेगा। आरएमएस प्रॉप जो है स्पेसिफिकली ये वो चेक करेगा स्पेसिफिकली तुम्हारा कि अगर तुम्हारा ग्राउंड बहुत ही ज्यादा अनइवन है, ठीक है, अनइवन का मतलब क्या, ऊपर नीचे है स्पेसिफिकली, तो ये उसकी स्टेप साइज उसके हिसाब से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। मतलब अगर स्लोप बहुत स्टीप है तो स्मॉलर स्टेप साइज लेगा, एंड अगर फ्लैट रीजन है तो स्टेप्स क्या होंगे तुम्हारे, स्टेप्स क्या होंगे तुम्हारे, बढ़ेंगे। तो एडम ऐसा भाई साहब है अपना, वो क्या करेगा, इट विल यूज बोथ मोमेंटम की मेमोरी एंड
ये स्टेप साइज एडजस्टमेंट का अवेयरनेस, मतलब स्मूथ भी होगा एंड स्मार्ट भी होगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा कौन वर्क करेगा, तुम्हारा Done. एडम। उसका फॉर्मूला है अभी मैथमेटिकली, आई विल राइट दैट फॉर्मूला, ध्यान में रहा तो रखो, ध्यान में नहीं रहा तो छोड़ दो, सिर्फ जस्ट यू कैन टेल एनीवन कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर समराइज करूं मैं सारे ऑप्टिमाइजर को, तो पहला एसजीडी है तुम्हारा, उसमें ना ही मोमेंटम है ना ही तुम्हारा लर्निंग रेट एडजस्ट होता है, उसमें क्या है, सिर्फ सिंपल ग्रेडियंट, सिंपल ग्रेडियंट, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा मोमेंटम। मोमेंटम में क्या होता है, मोमेंटम में सिर्फ तुम्हारा मोमेंटम यूज किया जाता है, उसमें लर्निंग रेट एडजस्ट नहीं किया जाता, मतलब इट विल जस्ट ऐड सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी टर्म इनटू योर प्रीवियस वन। उसके बाद एडा ग्रेड करके भी है, एडा ग्रेड में क्या होता है आपके, उसमें भी मोमेंटम नहीं है, उसमें सिर्फ लर्निंग रेट एडजस्ट किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है एडा ग्रेड के अंदर, तुम्हारा जो लर्निंग रेट है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया जाएगा, इट विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम कम कम, मतलब स्टार्टिंग में बड़े जंप लेगा एंड एंड में क्या करेगा, ये छोटे छोटे जंप लेगा। इससे क्या होगा स्पेसिफिकली, जो भी तुम्हारा ये है, तो अगर स्टार्टिंग में बड़े जंप और बाद में छोटे छोटे जंप लिए, तो इट यू मे रीच द ग्लोबल मिनिमा एट द गुड रेट, अच्छी रेट से, एंड इजीली क्या कर सकते हो, तुम जा सकते हो। उसके बाद आरएमएस प्रॉप है, स्पेसिफिकली आरएमएस प्रॉप में और एडा ग्रेड में डिफरेंस इतना ही है, दोनों में भी मोमेंटम नहीं है, दोनों में भी एडजस्टेड लर्निंग रेट है। एडजस्टेड लर्निंग रेट का मतलब मैन्युअली तुमको इसको ट्यून नहीं करना पड़ेगा कि हाँ इतना रखो उतना रखो। जैसे हम सर हमने तो लर्निंग रेट कहीं पे तो ट्यूनिंग किया था, ट्यूनिंग किया था मतलब हमने क्या किया था कि हम एक ही वैल्यू को ट्यून कर रहे हैं कि भाई 0.01 देख लेके चेक कर, 1000 इटरेशन कर ले, किसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वो हम लेंगे, बट दैट 0.01 विल बी थ्रू आउट कांस्टेंट फॉर ऑल द कैलकुलेशंस, वो कांस्टेंट रहेगा। इस केस में वैसे नहीं रहेगा, एडा ग्रेड एंड आरएमएस प्रॉप के अंदर स्पेसिफिकली वहां पे तुम्हारा क्या रहेगा, द लर्निंग रेट विल एडजस्ट इटसेल्फ, वो खुद से एडजस्ट करेगा। बट एडम इन सबका वेरी गुड कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, जहां पे यू विल बी गेटिंग बोथ मोमेंटम एज वेल एज लर्निंग रेट, जहां पे हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे एंड इफिशिएंट भी तुम्हारा क्या होगा, चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एडम मिल। सर हाँ बोलो। तो सर बैच और मिनी बैच में क्या डिफरेंस है सर? बैच एंड मिनी बैच में, तो बैच में स्पेसिफिक, अभी देखो सेम चीज वहीं पे भी एप्लीकेबल है, जो तुम्हारा एसजीडी है, ठीक है, एंड तुम्हारा बैच है। बैच में क्या होता है, एसजीडी में क्या होता है, 1 बाय 1 क्या होता है तुम्हारा, एक एक रो पास होता है, ठीक है। एक रो पास हो गया तो उसके रिलेटेड सारे के सारे लगे अपने आप क्या होते हैं, वो सारे के सारे वेट एंड बायस तुम्हारे अपडेट होंगे, मतलब जितनी बार तुम इपॉक करोगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारा क्या आएगा, हर एक के लिए, हर एक वेट के लिए एक बार तुम्हारा, हर एक रो के लिए एक बार तुम्हारा वेट एंड बायस तुम्हारा अपडेट होगा। इसीलिए हमने बोला था कि अगर तुम्हारे पास 50 क्या है रोज है एंड तुमने 10 इपॉक अगर दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा तुम्हारा, कितनी बार अपडेट होगा ये, 500 टाइम्स देखा था ना हमने इसको, 500 टाइम्स तुम्हारे वेट्स एंड बायस सब्जेक्ट। वही अगर तुम बैच लोगे, तो बैच में स्पेसिफिकली क्या होता है, मतलब मिनी बैच समझने के लिए दीज टू आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मिनी बैच में क्या होता है तुम्हारा, विल बी क्रिएटिंग बैच, हम बैचेस में डेटा को डिवाइड करते हैं। तो ये पहला बैच जाएगा, ये बैच जाने के बाद क्या होगा, लेट्स सपोज ये 2020 के बैच जा रहे हैं तुम्हारे, तो ये पहला बैच जाने के बाद क्या होता है तुम्हारा, वेट एंड बायस अपडेट। वेट एंड बायस अपडेट। तो 3 बैच अगर जा रहे हैं तो 3 बार ही तुम्हारा क्या होगा, अपडेशन होगा, ठीक है। 3 बार ही तुम्हारा क्या होगा, स्पेसिफिकली अपडेशन होगा। लेकिन जब तुम बात करोगे किसकी, मिनी बैच की, तो मिनी बैच स्पेसिफिकली इन दोनों का क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या करता है स्पेसिफिकली, इसको एग्जांपल अगर दूं मैं, सर बैच में इपॉक्स भी होंगे ना? हाँ यस यस, इपॉक्स तो होंगे, मतलब इपॉक इज द मेन थिंग कि एक इपॉक अगर है तो क्या होगा, 3 बैचेस। 3 बैचेस, करेक्ट,
3 बैचेस होंगे, 20 की पहली, 20 की दूसरी एंड 20 की तीसरी, इस तरीके से। ठीक है, चलो। तो स्पेसिफिकली ये जो मिनी बैच है तुम्हारा, मिनी बैच किस तरीके से वर्क करेगा? मिनी बैच तुम्हारा सिंपली डेटा को स्प्लिट करेगा छोटे छोटे बैचेस के अंदर। पकड़ के चलो 32 बैच के अंदर तुम्हारा डेटा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक फॉरवर्ड पास जाएगा। ठीक है, 1 फॉरवर्ड पास जाएगा। 1 फॉरवर्ड पास होने के बाद क्या होगा, जो भी तुम्हारे बैचेस गए हैं उन हर एक बैच का क्या कैलकुलेट होगा तुम्हारा, लॉस कैलकुलेट होगा। हर एक बैच का तुम्हारा एक साथ, मतलब डेटा एक साथ जा रहा है लेकिन फिर भी बैच में क्या कैलकुलेट हो रहा है तुम्हारा, लॉस कैलकुलेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे एक एक एलिमेंट जाके वेट एंड बायस अपडेट हो रहे थे, एंड यहाँ पे क्या हो रहा था तुम्हारा, एक बैच का एट अ टाइम हो रहा था सिर्फ। तो नंबर ऑफ बैचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ चीजें मिल रही थी। यहाँ पे वैसे नहीं होगा, यहाँ पे इसका एंड इसका कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली तुमको देखा जाएगा। मतलब पकड़ के चलो, अगर तुम्हारे पास 10,000 सैंपल्स हैं, कितने, 10,000 सैंपल्स तुमने ले लिए एंड तुमने बैच साइज 100 लिया है। ठीक है, बैच साइज तुमने स्पेसिफिकली क्या लिया है, 100 लिया है। तो तुम्हारे कितनी बार वेट अपडेट होंगे, कितनी बार वेट अपडेट होंगे तुम्हारे, 100 अपडेट्स पर इपॉक। क्या होगा तुम्हारा, 100 अपडेट्स पर इपॉक होगा। इसका बेनिफिट क्या होता है कि बैच से ये फास्टर है, डेफिनेटली ये बैच से फास्टर हो जाएगा। लेकिन बैच में प्रॉब्लम क्या था, हमें बैच में ये प्रॉब्लम था कि कन्वर्ज जो हो रहा था, वो कन्वर्ज कौन अच्छी तरीके से हो रहा था तुम्हारा, एसजीडी तुम्हारा अच्छी तरीके से कन्वर्ट हो रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिनी बैच के अंदर ये स्मूथर भी होगा तुम्हारे, किससे, एसजीडी से भी तुम्हारे स्मूथर होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है, बैचेस में एट अ टाइम हम सारे, एक इपॉक में बैचेस में सारी चीजें लो रहे, तो चीजें क्या हो रही है तुम्हारे, पैरेलल में जा रही है। तो जब पैरेलल प्रोसेसिंग होता है गाइस, कभी भी आप कोड भी, हम डीप लर्निंग के जनरेटिव के अंदर भी जाएंगे, व्हेनेवर यू आर डूइंग पैरेलल प्रोसेसिंग, आपको क्या होगा, सीपीयू सीपीयू का जो भी यूटिलाइजेशन है वो मोर इफिशिएंटली तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। सिर्फ इसका एक ही ड्रॉबैक है कि बैच साइज तुमको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। मतलब बहुत कम भी बैच साइज नहीं तुम डाल सकते हो, बहुत ज्यादा भी बैच साइज तुम क्या नहीं कर सकते, डाल सकते हो। ठीक है, तो सर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देन जनरली बाय डिफॉल्ट बैच साइज कितनी है तुम्हारी, 32 2:n होती है। 2 टेन टू पावर n है। लेकिन हमने पहली बार जब MLP अप्लाई किया था तो बाय डिफॉल्ट हमने वहां पे भी देखा था, बाय डिफॉल्ट बैच साइज कितनी है तुम्हारी, 32 32 है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम यही बैच साइज लेके डायरेक्टली तुम अपडेट कर सकते हो। अगेन इट इज नॉट सम फिक्स नंबर कि भाई ये बैच साइज रखोगे तो इट इज वेरी गुड पार्ट। ठीक है, एंड यू नीड टू प्ले अराउंड इट कि कितने इपॉक के लिए कितनी बैच साइज कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा डेटा बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली यू नीड टू इंक्रीज योर बैच साइज। देयर इज नो सच फिक्स नंबर कि तुम्हारा बैच साइज का ये नंबर होना चाहिए, बिकॉज मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर कहीं पे भी अगर जाओगे, यू विल नॉट गेट सम सॉर्ट ऑफ एनी फिक्स वैल्यू जहां पे तुमको क्या मिलेगा कि हाँ ये फिक्स है, इसको रखो, तुमको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यू नीड टू ट्यून दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल कि कितना देने से तुमको कितने में क्या मिल रही है, एक्यूरेसी मिल रही है। हाँ ऐसे भी हो सकता है, और हमने लास्ट इसमें भी देखा था स्पेसिफिकली, भले ही तुमने 100 इपॉक दिए हैं, ठीक है, लेकिन 50 इपॉक के बाद तुम्हारे लॉस की वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट ही आ रही है, कांस्टेंट ही आ रही है ना, उसके बाद इंप्रूव हो ही नहीं रही है। तो मतलब आइडियली तुम्हें 100 की जरूरत थी ही नहीं, तुम अर्ली स्टॉपिंग भी बोलते हैं इसको। मतलब एक पैरामीटर होता है जहां पे हम वो पैरामीटर अगर 10 पास करते हैं तो, या 5 पास करते, तो सक्सेसिव 5 लॉस की वैल्यू अगर तुम्हारी कांस्टेंट आती है तो वहां पे क्या कर देगा, वो तुम्हारा चीजों को स्टॉप कर देगा। स्टॉप कर देगा। वो अर्ली स्टॉपिंग बोलते हैं स्पेसिफिकली कंसेप्ट के अंदर। तो वी नीड टू जस्ट ट्विक दैट, वो देखेंगे हम आगे अर्ली स्टॉपिंग के रिलेटेड। बट यहाँ पे बैच साइज जो है, यू नीड टू जस्ट इंक्रीज बाय योर ओन
मतलब अगर मतलब 100 हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 500 भी बैच साइज तुम्हारी हो सकती है, बट मैन्युअली यू विल देखो, मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग बहुत इजी है इम्प्लीमेंटेशन में। क्यों? तुम किसी एल्गोरिथम में कुछ चेंज कर सकते हो जाके उसकी फंक्शनैलिटी, मशीन लर्निंग के किसी के भी यू कैन नॉट एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको सिर्फ वो चीज लेके एज इट इज इंपोर्ट करके रन करना है। यहाँ पे तुम खुद का क्या बना